जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर समझा रहा हूँ और ये लेटर निकल के आया है पीसीडीए की तरफ से, यानी एक संघर्ष समिति है जिसका नाम है गौरव सेनानी संघर्ष समिति। इन्होंने एक लेटर लिखा और ये लेटर लिखा था इन्होंने 3 अप्रैल को पीसीडीए को, और पीसीडीए का जवाब आया 13 जून 2023 को। यानी ये जो लेटर लिखा गया, ये लिखा गया जवानों की मांगों को लेकर कि पीसीडीए जवानों की मांगों को लेकर क्या समझता है। क्या वाकई में जवानों की जो मांगें हैं वो पूरी की जा सकती हैं? जो गलतियां हैं OROP 2 की पेंशन टेबल में वो ठीक करी जा सकती हैं? क्या एक्स ग्रुप की जो गलतियां हैं उसको ठीक करा जा सकता है? क्या इक्वल MSP से रिलेटेड पीसीडीए कुछ कर सकता है? मतलब जो भी मांगे हैं सब चीज़ का यहाँ पे इन्होंने ब्यौरा दिया है। पीसीडीए ने बताया है कि क्या इन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो एक एक करके ये पॉइंट समझते हैं। तो इसमें पीसीडीए क्या बताता है, सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में कोई टिप्पणी नहीं है, पीसीडीए कुछ नहीं कहता। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर को लेकर, यानी जो गौरव सेनानी संघर्ष समिति है इन्होंने फिटमेंट फैक्टर को लेकर पीसीडीए से पूछा कि क्या ऑफिसर्स के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर है, क्या ORJCOs के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर है। तो इसमें पीसीडीए क्या बताता है, 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया जो कि रक्षा सैन्य कर्मियों के हयरार्की के अनुरूप रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पर आधारित होता है। यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है और रोल क्या है। यही कारण है कि पे मैट्रिक्स बनाते समय पे बैंड फर्स्ट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.57, पे बैंड 2 में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.62, पे बैंड 3 में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.67, एपेक्स लेवल में 2.81 का फिटमेंट फैक्टर यूज किया है। बाकी 1-1-16 से पेंशन का निर्धारण करते समय सबका 2.57 ही फिटमेंट फैक्टर दिया है। यानी पीसीडीए ने यह क्लियर कर दिया कि पे मैट्रिक्स में पे बैंड में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए। 5200 से 20200 में अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है। 9300 से 34800 उसमें अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है। 15600 से 39100 उसमें अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है। यानी ये मैं पे स्केल बता रहा हूं आपको, इन पे स्केल में सब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। बाकी पेंशन का निर्धारण करते समय जो पेंशन दी गई, चाहे वो ऑफिसर्स को दी गई, चाहे वो ORs को दी गई, चाहे वो JCOs को दी गई, जो पेंशन दी जा रही है हर एक को, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 2.57। सिर्फ एक ही फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है पेंशन देते वक्त, 2.57। बाकी पे मैट्रिक्स में सब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है। तो ऐसा पीसीडीए बताता है। फिर पीसीडीए क्या बोलता है, इन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी ये बात लिखी है और उसका पैरा आप पढ़ सकते हैं 5.2, इन्होंने ये भी कोट किया है। ये एक नीतिगत मामला है जिस पर यह कार्यालय कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी ये एक पॉलिसी मैटर है जिसके बारे में पीसीडीए कुछ नहीं करेगा, इन्होंने ये साफ कर दिया। तो दोस्तों इन्होंने फिटमेंट फैक्टर का जो चैप्टर है, जो ORJCOs कह रहे थे, उसका चैप्टर तो इन्होंने बिल्कुल क्लोज कर दिया। उसके बारे में पीसीडीए कुछ नहीं करेगा। और जो भी ये मैटर है ये भारत सरकार के अधीन है, एक पॉलिसी मैटर है, जो कुछ करना होगा वो भारत सरकार करेगी, पीसीडीए इसमें कुछ नहीं करेगा। फिर आगे समझते हैं। फिर पॉइंट उठा इक्वल MSP का कि इक्वल MSP को लेकर पीसीडीए क्या समझता है। ICOs तथा सैनिकों को समान दर से MSP देना एक नीतिगत मामला है। यानी इक्वल MSP का जो मैटर है ये भी इन्होंने बताया कि एक पॉलिसी मैटर है, इसमें पीसीडीए कुछ नहीं करेगा, अतः इस पर कार्यालय कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, इन्होंने बता दिया। जैसा कि आपको पता है इक्वल MSP का केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में है, तो इसमें पीसीडीए का कोई रोल नहीं है। इन्होंने यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया, इक्वल MSP के बारे में ये कुछ नहीं जानते हैं। दोस्तों मैंने पीसीडीए के कस्टमर केयर से भी बात करी थी, तो उन्होंने भी मुझे ये बताया कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैंने MSP के बारे में उनसे पूछा कि OROP में कितनी MSP ऐड है, OROP 2 में कितनी MSP ऐड है, MSP होता क्या है। तो दोस्तों वो भी बताते हैं कि इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। OROP के बारे में कोई बोल रहा कि
3000 MSP ऐड है, कोई बोल रहा 1500 MSP ऐड है, यानी PCDA भी इसके बारे में नहीं जानता है, जो कस्टमर केयर वहाँ पे बैठे हैं। आगे समझते हैं। फिर है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। क्या डिसेबिलिटी पेंशन इक्वल करी जा सकती है ऑफिसर्स की, ORs की, JCOs की, या डिसेबिलिटी पेंशन को बढ़ाया जा सकता है? यानी डिसेबिलिटी पेंशन किस पे काम कर रही है, ऑफिसर्स की, ORs की, JCOs की? इस पे PCDA क्या कहता है ये समझते हैं। 6th CPC से पहले यानी छठे पे कमीशन से पहले रक्षा पेंशनरों के लिए विकलांगता तत्व स्लैब सिस्टम पर आधारित था, यानी स्लैब सिस्टम बन रखा था डिसेबिलिटी के लिए। रक्षा पेंशनरों की ओर से उन्हें प्रतिशत आधारित विकलांगता के लिए मांग करी गई, यानी फिर परसेंटेज के लिए यहां पे कहा गया कि स्लैब सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और परसेंटेज सिस्टम ला दिया जाए। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए 6 CPC ने रक्षा पेंशनरों को विकलांगता तत्व के स्लैब सिस्टम के स्थान पर प्रतिशत आधारित प्रणाली की सिफारिश की, यानी 6 CPC के अंतर्गत जो स्लैब सिस्टम था उसे हटा दिया गया और परसेंटेज सिस्टम रख दिया गया डिसेबिलिटी के लिए। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और आदेश जारी कर दिए कि डिसेबिलिटी परसेंटेज पे काउंट होगी। इसलिए 1/1/2006 से छठे CPC में विकलांगता तत्व रक्षा पेंशन भोगियों को 100% विकलांगता के लिए अंतिम वेतन का 30% है। यानी ये बता रहे किस तरीके से डिसेबिलिटी काउंट होगी अगर 100% डिसेबिलिटी है। कम प्रतिशत के लिए यह विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार कम किया जाता है, यानी जिसका डिसेबिलिटी परसेंट जितना कम होगा उसी के अनुसार डिसेबिलिटी एलिमेंट भी तय होगा, उसी के अनुसार डिसेबिलिटी पेंशन भी बनेगी। अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज हाई है तो डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा बनेगी, अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज कम है तो डिसेबिलिटी पेंशन कम बनेगी। इस प्रकार जिसका वेतन अधिक होगा उसका विकलांगता तत्व भी अधिक होगा। इन्होंने साफ कर दिया कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो आपकी पेंशन पे डिपेंड है, वो आपकी बेसिक पेंशन पे डिपेंड है। अगर आपकी बेसिक पेंशन ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से डिसेबिलिटी भी काउंट होगी। अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज हाई है उसी के हिसाब से आपका डिसेबिलिटी पेंशन भी हाई होगी। अगर आपकी बेसिक पेंशन कम है, अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज कम है तो उसी के अनुसार आपकी डिसेबिलिटी पेंशन भी कम होगी। तो इन्होंने इस तरीके से समझाया। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अगर ऑफिसर्स भी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो वो भी अपनी बेसिक पेंशन के अनुसार, OR JCOs भी जो अपनी डिसेबिलिटी ले रहे हैं वो अपनी बेसिक पेंशन के अनुसार ले रहे हैं, यानी जिसकी जितनी % डिसेबिलिटी है उसी के अनुसार वो अपनी डिसेबिलिटी पेंशन लेगा। अगर हाई है तो हाई लेगा, अगर कम है तो कम लेगा। इसमें PCDA ऐसा बताता है। आप क्या समझते हैं आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर आगे समझते हैं। फिर अगला पॉइंट पूछा गौरव सेनानी समिति ने, OROP2 का जो लाइव डाटा है किस तरीके से OROP2 बनाई जा रही है, फैमिली पेंशन यहाँ पे ऑफिसर्स की वो कैसे ज़्यादा हो रही है जो विडो है, बाकी OR JCOs की कम हो रही है, वो क्यों हो रही है। PCDA क्या बताता है इसमें, OROP सिद्धांत वर्ष 2018 के सेवानिवृत्त लोगों के लाइव डेटा के रैंक समूह और आरक्षक सेवा की अधिकतम और न्यूनतम पेंशन की औसत पर आधारित है। इन्होंने यही बताया कि 2018 का जो कैलेंडर वर्ष है उसमें जो पेंशनर्स आए उनकी रैंक ग्रुप के हिसाब से हमने जो पेंशन ली है वो मिनिमम और मैक्सिमम लेके एवरेज के अकॉर्डिंग OROP2 पेंशन टेबल बनाई है। ये सेवा पेंशन सेवानिवृत्त पेंशन की OROP दर है और इस तरीके की जो कैलकुलेशन होती है वो OROP में ही होती है। OROP के कार्यान्वयन के बाद विभिन्न प्रकार की पारिवारिक पेंशन की दरें सीधे एक व्यक्तिगत पेंशन भोगी की सेवा पेंशन से संबंधित है। फैमिली पेंशन की बढ़ी हुई दर, इनहैंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन और साधारण फैमिली पेंशन सेवा पेंशन का क्रमशः 100% और 60% है। इन्होंने बताया कि इनहैंस फैमिली पेंशन पूरी 100% है और जो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन है वो है 60%। विशेष पारिवारिक पेंशन की दर सेवा पेंशन का 120% है। बाकी जो स्पेशल फैमिली पेंशन है उसकी जो दर है सेवा पेंशन का वो है 120%। जहां सेवा पेंशन की दर अधिक होती है यहाँ विभिन्न प्रकार की पारिवारिक पेंशन की राशि भी अधिक होती है। यानी जिस तरीके से आपकी बेसिक पेंशन होगी उसी के हिसाब से आपकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन भी होगी। यानी अगर कोई पेंशनर है अगर उसकी बेसिक पेंशन ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से उसका नॉर्मल रेट का फैमिली पेंशन भी बनेगा। अगर कोई ऑफिसर है उसका पे स्केल अच्छा है, उसकी बेसिक पेंशन हाई है तो उसी के हिसाब से उसकी विडो की भी उसी के हिसाब से नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बनेगी। इसलिए आपके अभ्यवेतन में उदित
तथ्य सही नहीं प्रतीत होता है। यानी जो इन्होंने आवेदन दिया गौरव सेनानी संघर्ष समिति ने इसके बारे में, तो पीसीडी ने कहा कि जो भी आपने कहा यह गलत है, क्योंकि आयोग अधिकारी का वेतन और पेंशन जेसीओस ओआर से अधिक होता है। इन्होंने एक बात कही, जो ऑफिसर्स हैं उनका पे बैंड, पे स्केल, बेसिक पेंशन ओआर जेसीओस के मुकाबले अधिक होता है ऑफिसर्स का। इस वजह से उनकी जो वाइफ की नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन है वो भी हाई होती है। इनहेंस रेट तो होती है लेकिन नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन भी हाई होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं बेसिक पेंशन पे स्केल पे। इस वजह से ओआर जेसीओस की उनकी पेंशन के अनुसार जितनी उनकी पेंशन है उसी के हिसाब से उनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन भी डिसाइड होती है। अगर कम है उनकी बेसिक पेंशन तो उनकी कम बनेगी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन भी। तो इन्होंने ये कहा है, इस कारण आयोग अधिकारियों का पारिवारिक पेंशन जेसीओस ओआर से अधिक होता है। यानी इन्होंने साफ कर दिया कि पे स्केल, बेसिक पेंशन जिसकी जितनी होगी उसी के अनुसार डिसेबिलिटी पेंशन, उसी के अनुसार नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन डिसाइड होगी। अगर ऑफिसर्स की 1 लाख है तो उसी के अनुसार उनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन होगी। अगर ओआर जेसीओस की 40,000 है तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन सेट होगी। यानी रैंक के आधार पे, जिसका जैसा रैंक उसी के आधार पे सब उसके भत्ते या फिर पेंशन, ऐसा पीसीडी ने कहा। फिर बात आती है पीएमआर के बारे में कि प्री मैच्योर रिटायरी हैं, उनको ओआरओपी का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा, उनको ओआरओपी 2 में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। तो इसमें पीसीडी क्या बताता है, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 7/11/2015 के पैरा 4 में, यानी ये बात कर रहे हैं ओआरओपी 1 की, उसमें यह साफ लिखा गया था कि जो कार्मिक अपने स्वयं के अनुरोध पूर्व परिपक्व होने पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनते हैं वे ओआरओपी के पात्र नहीं होंगे। जैसा कि ओआरओपी 1 के नोटिफिकेशन में लिखा था कि इस ईयर के बाद आ रहे हैं या फिर वो अपनी इच्छा से आ रहे हैं और इन रूल्स के अंतर्गत आ रहे हैं तो उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर किया जाएगा। फिर इन्होंने ओआरओपी 2 के बारे में भी ऐसा कहा कि जो भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला 4/1/2023 के पैरा 2.6 में, और जो भारत सरकार ने जो टेबल्स निकाली 20/1/2023 के पैरा नंबर 4 में, फिर उन्होंने यही कहा कि जो इस रूल के अंतर्गत आएंगे, जो अपनी इच्छा से सेवा छोड़ेंगे, उनको ओआरओपी 2 में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा पीसीडी ने कहा। तो इसी के समकक्ष चाहे नेवी में हो चाहे एयरफोर्स में हो, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। उनको भी ओआरओपी के लाभों से बाहर रखा जाएगा, उनको भी ओआरओपी नहीं दी जाएगी। सेवानिवृत्त होने के समय क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज एग्जीक्यूटिव द्वारा सेवा समाप्ति के कारण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी किस तरीके से आप डिस्चार्ज ले रहे हैं, जो कि एक नीतिगत विषय है। फिर इन्होंने कहा है कि ये भी एक पॉलिसी मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये कुछ नहीं कर सकते तो फिर जवाब कौन दे रहा है, फिर ये जवाब कहाँ से आ रहे हैं कि इतना पे मैट्रिक्स के अनुसार इतनी पेंशन होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन इतनी होनी चाहिए। जब ये पॉलिसी मैटर है तो इतना भी आप रिप्लाई क्यों दे रहे हो फिर। तो इसमें भी पीसीडी ने कहा कि ये भारत सरकार के अधीन है, यानी जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया हम भी वही फॉलो करेंगे, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों फिर बात आई एक्स ग्रुप को लेकर, यानी गौरव सेनानी संघर्ष समिति, उन्होंने पूछा कि एक्स ग्रुप को 2 भागों में क्यों बांट दिया, 1/1/16 से पहले अलग, 1/1/16 के बाद अलग, 2 टेबल क्यों बनाई। तो पीसीडी क्या बताता है, 1/1/16 से प्रभावी 7 CPC के कार्यान्वयन के बाद समूह एक्स को 2 एक्स वेतन समूह 3600 और 6200 में विभाजित कर दिया, यानी 3600 का अलग कर दिया और 6200 का अलग कर दिया। इसलिए समूह एक्स कर्मियों के लिए 2 अलग अलग तालिकाओं को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 20/1/2023 के तहत नोटिफाई किया है। यानी जो भारत सरकार ने ओआरओपी 2 की पेंशन टेबल निकाली उसमें एक्स ग्रुप को 2 भागों में इसलिए रखा गया है, यानी 1/1/16 से पहले अलग और 1/1/16 के बाद अलग। यानी जो 1/1/16 के बाद आए हैं उनको 6200, जो 1/1/16 से पहले आए हैं उनको 3600, भले ही वो डिप्लोमा होल्डर हो। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 20/1/2023 की तालिका संख्या 8 दिनांक 1/1/16 को या उसके बाद जो एक्स समूह के वेतन 62 रुपये के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं उन कर्मियों के लिए लागू है। यानी 1/1/16 के बाद जो आए हैं टेबल नंबर 8 है उनके लिए, और 1/1/16 से पहले जो आए हैं उनके लिए अलग टेबल। तो इसके बारे में भी इन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि कुछ सुधार हो सकता है, इसके बारे में भी इन्होंने चुप्पी साध ली है।
तो इसके बारे में भी पीसीडीए कुछ नहीं करेगा। और भारत सरकार ने भी रिप्लाई दे दिया था एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के लिए, जिसमें अंडर सेक्रेटरी का रिप्लाई आया था। अगर आपको याद हो, भारत सरकार ने कह दिया कि जो हमने टेबल्स बनाई है, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8 OROP 2 में, वो बिल्कुल ठीक बनाई है, अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों, जब भारत सरकार ऐसा कह रही है तो पीसीडीए इसमें कुछ भी नहीं करेगा। तो पीसीडीए ने जो भी इसमें कहा ये सब ORJCOs के अगेंस्ट है। तो दोस्तों, आप इस लेटर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ भी नहीं करेगा पीसीडीए। आप देख रहे हैं इस लेटर के जवाब, जो भी पॉइंट उठाए गए थे गौरव सेनानी संघर्ष समिति के द्वारा। तो दोस्तों, जो भी जवाब दिया इन्होंने, इससे आप क्या समझते हैं? मुझे तो लगता है दोस्तों कि वाकई में जितने भी लोग बैठे हैं वो लग रहा है ORJCOs के सब अगेंस्ट ही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ पॉजिटिव होने वाला हो, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि भारत सरकार कुछ एक्शन ले सकती हो आगे। जितने भी रिप्लाई आ रहे हैं भारत सरकार के, तो आप समझ सकते हैं इन जवाबों को देखते हुए। तो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि पीसीडीए क्या बताता है इन सब चीज़ों को लेकर। उसने सब चीज़ छोड़ दी भारत सरकार पे और अपना रास्ता साफ कर लिया। कोई बात नहीं दोस्तों, संघर्ष चलता रहेगा, जवानों की मांगें उठती रहेंगी, क्योंकि अगर संघर्ष है तभी ही जीवन है। आपकी क्या राय है इसको लेकर आप नीचे लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।